हेलो एवरीवन, हमारे YouTube चैनल टेस्ट टॉपर पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे और जानेंगे यूनाइटेड नेशंस और उसके प्रिंसिपल ऑर्गन्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है वो क्या है कि यूनाइटेड नेशंस की स्थापना कब हुई। तो यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई सन 1945 में, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। अब सबसे पहले हुआ वर्ल्ड वॉर 1। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद हुई ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस साइन। अब ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस के जब साइन हुई तो हमने बनाया एक लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस किस लिए बनाया गया था? ताकि कोई और विश्व युद्ध ना हो। लेकिन ये एक वीक बॉडी निकली और वर्ल्ड वॉर 2 हुआ। तो क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक और जो है बॉडी हमने बनाई, यूनाइटेड नेशंस, जिसमें एक मजबूती के साथ जो बॉडी बनाई गई जो इंटरनेशनल पीस को बनाए रखे। तो यूनाइटेड नेशंस जो है 1945 में फॉर्मेशन में आ गया और ये जो लीग ऑफ नेशंस था इसको हमने 1946 में डिसबैंड कर दिया। आउटडेटेड हो गया था क्योंकि एक नई ऑर्गेनाइजेशन बन गई, यूनाइटेड नेशंस बन गया, तो हमने लीग ऑफ नेशंस को खत्म कर दिया, डिसबैंड कर दिया। अब इंपॉर्टेंट जो टाइमलाइन है यूनाइटेड नेशंस की वो क्या है? तो अगस्त 1941 में क्या हुआ? अटलांटिक चार्टर साइन हुआ। अटलांटिक चार्टर किस किस के बीच में साइन हुआ? ये हुआ यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन जो है रूजवेल्ट के बीच में और ब्रिटिश पीएम विल्सन एस चर्चिल के बीच में। तो इन दोनों के बीच में अटलांटिक चार्टर साइन हो गया 1941 में। अब उसके 4 साल बाद यानी कि जून 26 को ये जो चार्टर बना था ये सैन फ्रांसिस्को में साइन हुआ और यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई 24 अक्टूबर सन 1945 को। क्योंकि 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई तो हर साल हम इस दिन को यूएन डे के रूप में, यूएन दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि अब अगली चीज जो दिमाग में आती है वो है कि इंडिया ने कब यूएन को ज्वाइन किया। तो इंडिया ने यूएन को ज्वाइन किया अक्टूबर 30, 1945 को। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है मेन एम क्या है। एम क्या है? क्योंकि जो है वर्ल्ड में 2 विश्व युद्ध ऑलरेडी हो चुके थे तो हमें चाहिए था कि देशों के बीच में पीस और सिक्योरिटी बनी रहे, आपस में विश्वास बने और कोई तीसरा विश्व युद्ध ना हो। तो फर्स्ट एम वाज टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। जो देश हैं उनमें आपसी भाईचारा बना रहे और जितने देश हैं उनका सोशल प्रोग्रेस और बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिले उनके लोगों को। और जो चौथा है वो है ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना और प्रमोट करना। सो बेसिकली ये एम थे जिसकी वजह से यूएन बनाया गया था, इन कारणों की वजह से। अब नेक्स्ट चीज जो आती है कि यूएन काम कैसे करता है, उसके पास फंड कहां से आते हैं। तो उसके लिए एक यूएन बजट बनाया गया है। अब इस यूएन बजट में जितने भी सदस्य हैं, जितने भी मेंबर्स हैं यूएन के, तो यूएन के जो मेंबर्स हैं वो एक वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन इस फंड में करते हैं। जितने भी मेंबर्स हैं वो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन करते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन एक मैंडेटरी वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन करते हैं जिससे कि यूएन काम करता है। नाउ इसके मेन पर्पस क्या है? पर्पस क्या है? तो जो स्थापना हुई है यूएन की वो हुई है यूएन चार्टर द्वारा। तो यूनाइटेड नेशंस चार्टर जो है उसका आर्टिकल 1 बताता है कि यूनाइटेड नेशंस को स्थापित करने का, उसको एस्टैब्लिश करने का क्या क्या वजह है। तो पहली वजह क्या है कि टू कीप पीस थ्रू आउट द वर्ल्ड, कि जो जितना विश्व में शांति बनी रहे। दूसरा क्या है कि जो जितने भी देश हैं उनमें फ्रेंडली रिलेशंस बने रहें, आपसी भाईचारा रहे, दोस्ती रहे। तीसरी क्या चीज है कि जितने भी नेशंस हैं वो एक साथ काम करें टू इंप्रूव द लाइव्स ऑफ द पुअर, टू कॉन्कर द हंगर, डिजीज, इलिटरेसी एंड टू एनकरेज रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स राइट्स एंड फ्रीडम्स। तो ये क्या है, लोगों के जितने भी लोग गरीब लोग हैं उनको जो है उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ा सकें, उनको डिजीज से बचा सकें, उन इलिटरेसी को हटा सकें, उनकी भूख को मिटा सकें और ह्यूमन राइट्स एक तरीके से उनको हम प्रमोट कर सकें, बढ़ावा दे सकें। चौथी चीज क्या है कि हमने जो एक्शंस, जितने भी देश हैं उनके एक्शंस को हार्मोनाइज कर सकें इन सब चीजों को अचीव करने के लिए। बेसिकली इसका मतलब क्या है कि सब देश एक साथ मिलकर इन एम्स को अचीव कर सकें। ठीक है। अब आगे चलते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कई एग्जाम्स में भी पूछी जाती हैं वो क्या है कि यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर कहाँ है। हेडक्वार्टर यूनाइटेड नेशंस का न्यूयॉर्क में है।
सो जितना भी यूएन और उसके प्रिंसिपल ऑर्गन्स के सभी के जो हेडक्वार्टर हैं वो न्यूयॉर्क में हैं, एक्सेप्ट याद रखना वो क्या है, वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो हेग नीदरलैंड्स में हैं। बाकी सभी के हेडक्वार्टर्स जो हैं वो कहां हैं, वो हैं न्यूयॉर्क में। ठीक है, अब चलते हैं आगे, यानी कि अब इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी हैं। अब ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी हैं ये भी कई एग्जाम्स में पूछा जाता है। एक तो हो गई अरेबिक, एक हो गई चाइनीज, तीसरी हो गई इंग्लिश, चौथी हो गई फ्रेंच, पांचवी हो गई स्पेनिश और छठी हो गई रशियन। सो बेसिकली ये 6 लैंग्वेज हैं जो कि यूनाइटेड नेशंस की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। अब इसके सदस्य कितने हैं, अभी एट प्रेजेंट इसके जो सदस्य हैं वो हैं 193, जिसमें कि जो लेटेस्ट मेंबर है, जो सबसे आखिरी में अभी ऐड हुआ है, वो है साउथ सुडान। वो कौन सा देश है, साउथ सुडान। ठीक है, और जो अभी प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल हैं वो हैं एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पोर्तुगल से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और ये जो हैं ये हैं 9th जनरल सेक्रेटरी। ठीक है, ये जो हैं ये हैं सेक्रेटरी जनरल, कौन से, 9th सेक्रेटरी जनरल, जिन्होंने ऑफिस जो लिया था वो 1 जनवरी 2017 को अज्यूम किया था, 1 जनवरी 2017 को अज्यूम किया था। ठीक है, चलिए अब और आगे चलते हैं। अब जो ऑर्गन्स हैं वो यूनाइटेड नेशंस के वो क्या हैं, मेन जो है यूनाइटेड नेशंस के 6 तो प्रिंसिपल ऑर्गन हैं और अदर सब्सिडरी ऑर्गन्स भी हैं, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ अभी 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज तो ये याद रखनी है कि ये जितने भी 6 ऑर्गन हैं इनकी स्थापना यूनाइटेड नेशंस के साथ ही 1945 में हुई थी। So they all were established in 1945 only when United Nations was founded. अब ये 6 ऑर्गन कौन कौन से हैं, पहला ऑर्गन है जनरल असेंबली, दूसरा ऑर्गन क्या है, सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा ऑर्गन है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, चौथा ऑर्गन है ट्रस्टीशिप काउंसिल, पांचवा ऑर्गन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और छठा ऑर्गन है सेक्रेटरीट। तो चलिए आगे चलते हैं। नाउ पहला ऑर्गन है जनरल असेंबली। तो जनरल असेंबली क्या है, जैसे हमारा लोकसभा है जहां पे कि एक रिप्रेजेंटेटिव जितने भी हैं वो बैठते हैं, वैसे ही जनरल असेंबली है। तो जनरल असेंबली में जितने भी हमारे 193 सदस्य हैं यूनाइटेड नेशंस के, वो सभी जनरल असेंबली का पार्ट हैं। और इतने कितने देश हैं ये, 193। सो बेसिकली क्योंकि हर एक कंट्री जो उसका सदस्य है उसका एक मेंबर जो है वो जाता है जनरल असेंबली में, और इसलिए इसे हम बोल सकते हैं कि यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन है जनरल असेंबली में। अब जनरल असेंबली काम क्या करती है, इट इज द मेन डेलिबरेटिव पॉलिसी मेकिंग एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन ऑफ द यूएन। तो जितने भी डेलिबरेटिव पॉलिसी मेकिंग और ये सारे काम होते हैं ये सारे के सारे जनरल असेंबली करता है। अब जनरल असेंबली का एक प्रेसिडेंट होता है जो कि हर साल एवरी ईयर ही इज इलेक्टेड, और वो 1 साल के लिए काम करता है। तो एवरी ईयर दिस जनरल असेंबली प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड एंड ही होल्ड्स दिस पोजीशन फॉर अ टेन्योर ऑफ 1 ईयर। तो 1 साल के लिए वो ऑफिस होल्ड करता है। अब जनरल असेंबली के फंक्शंस क्या हैं, तो जनरल असेंबली के 3 मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या हैं कि जितने भी नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल हैं उन्हें इलेक्ट करता है जनरल असेंबली। जो इकोसॉक के मेंबर्स हैं जो कि 54 होते हैं उनको जनरल असेंबली इलेक्ट करती है। और तीसरा जो है कि सिक्योरिटी काउंसिल के साथ मिलके जो है जनरल असेंबली इलेक्ट करती है जजेस को, आईसीजे के, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिसीजंस। इसके डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं। जनरल असेंबली में तो 193 बंदे हैं,
193 देश के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, तो वो कैसे डिसाइड करते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जैसे कि पीस और सिक्योरिटी को लेकर, न्यू मेंबर्स को एडमिट करने के लिए, बजटरी मैटर्स के लिए, तो इन चीज़ों के जो डिसीजन हैं वो 2/3 मेजॉरिटी से लिए जाते हैं। और जो अदर क्वेश्चंस हैं, जो इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अलावा जो क्वेश्चंस हैं, उनके जो डिसीजंस हैं वो सिंपल मेजॉरिटी द्वारा लिए जाते हैं। तो बेसिकली all the important decisions are taken by 2/3 majority and other decisions are taken by simple majority. चलिए आगे चलते हैं। नाउ सेकंड ऑर्गन इज सिक्योरिटी काउंसिल। अब सिक्योरिटी काउंसिल का जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो क्या है, वो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को बनाना, बरकरार रखना है, उसको मेंटेन करना है। तो बेसिकली सिक्योरिटी काउंसिल क्या करेगी कि जितने भी देश हैं विश्व के और जो इंटरनेशनल पीस है उसको बनाए रखने के लिए वो काम करती है। इसकी मेंबरशिप कितनी है? मेंबरशिप है 15, जिसमें 5 तो होते हैं परमानेंट मेंबर और 15 होते हैं टेम्परेरी मेंबर्स। जो 5 परमानेंट मेंबर हैं वो कौन कौन हैं? यूएस, यूके, रशिया, फ्रांस और चाइना। सो ये जो 5 देश हैं इनके पास बेसिकली वीटो पावर है जो इन्हें दूसरे देशों से अलग करती है। नाउ 10 जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं वो कहां से आते हैं? जैसा कि अभी हमने पीछे पढ़ा था, जो जनरल असेंबली है वो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स को इलेक्ट करती है। सो बेसिकली 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली और ये इलेक्ट होते हैं 2 साल के लिए। सो बेसिकली जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो तो परमानेंट हैं ही हैं, जो टेम्परेरी मेंबर्स हैं वो हैं 10 और हर 2 साल में, एवरी 2 ईयर्स ये 2 साल के लिए अपना ऑफिस होल्ड करते हैं, उसके बाद चेंज होते हैं। नाउ जितने भी सदस्य हैं उनका एक वोट होता है और परमानेंट मेंबर हैं उनके पास एक वीटो पावर होती है। परमानेंट मेंबर के पास होती है वीटो पावर जो उन्हें बेसिकली एक एज देती है बाकी और देशों के ऊपर। अब ये फंक्शन क्या क्या करता है? अब फंक्शंस क्या हैं इसके कि कोई भी थ्रेट अगर आता है तो उसको डिटरमाइन करना इसका काम है। उसको डिटरमाइन करना कि क्या कोई थ्रेट है या नहीं है, या कोई एक्ट ऑफ एग्रेशन हुआ है या नहीं है। ये किस लिए करता है? ताकि कोई भी 2 देश लड़े ना और एक जो आपसी इंटरनेशनल पीस है वो बना रहे। अब कोई अगर डिस्प्यूट होता है तो सिक्योरिटी काउंसिल जो है पीसफुल मीन से उसे सेटल करने के लिए रिकमेंड करती है कि भाई सेटल कर लो आप पीसफुल तरीकों से, और ये ताकत सिक्योरिटी काउंसिल के पास है ना। तीसरी चीज क्या है कि अगर कोई देश उसकी बात नहीं मानता तो वो क्या कर सकते हैं? सैंक्शंस लगा सकते हैं और इवन कि वो जो है यूनाइटेड नेशंस फोर्स भेज के वहां पे इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन और रेस्टोर कर सकते हैं। तो ये जो ताकत है ये सिक्योरिटी काउंसिल के पास है। तो मेन फंक्शन जो जिसके लिए यूनाइटेड नेशंस बना था वो मेन फंक्शन सिक्योरिटी काउंसिल के पास है। डेलिबरेटिव एक्शंस जो है जितने भी वो जनरल असेंबली लेती है, लेकिन मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी जो है, जो मेन मकसद था वो सिक्योरिटी काउंसिल करती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें जो डिसीजंस है वो कैसे लिए जाते हैं। अब जो बाकी जितने भी और ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, और 5 ऑर्गन सिक्योरिटी काउंसिल के अलावा, उनका जो वो सिर्फ रिकमेंडेशंस करते हैं, रिकमेंडेशंस मेक करते हैं, लेकिन जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो बाइंडिंग डिसीजंस कर सकती है। जैसा कि अभी हमने पीछे देखा, यहां पे वो सैंक्शंस इंपोज कर सकती है एक्सेट्रा। तो बेसिकली जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके पास ताकत है बाइंडिंग डिसीजंस करने का। ठीक है, और जो डिसीजंस है प्रोसीजरल मैटर्स पे, वहां पे 15 में से 9 वोट से डिसीजन लिया जाता है, जबकि जो सब्सटेंशियल मैटर्स हैं उनमें 9 वोट तो चाहिए, लेकिन इसके साथ जितने भी 5 परमानेंट मेंबर हैं उनके वोट सबके चाहिए। अगर एक भी वोट नहीं मिलता, मतलब किसी भी 5 परमानेंट देशों में से किसी एक ने भी वीटो का यूज कर लिया, तो वहां पर उसका डिसीजन जो है वो माना जाएगा और कोई भी डिसीजन रीच नहीं होगा। इसीलिए इसे हम वीटो पावर भी कहते हैं। मतलब कि अगर 5 परमानेंट मेंबर्स में कि 5 अगर परमानेंट मेंबर हैं और उनमें से एक ने वीटो यूज कर लिया और बाकी जो 14 बचे सदस्य हैं उनमें से 9 ने भी वोट कर दिया, तो वो डिसीजन मान्य नहीं होगा। यही वीटो का जो मेन पावर है वो ये है। अब जो प्रेसिडेंसी है वो हर महीने रोटेट होती है। सिक्योरिटी काउंसिल की जो प्रेसिडेंसी है वो हर महीने रोटेट होती है।
ठीक है। अब आगे चलते हैं इकोसॉक यानी कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये इसका थर्ड ऑर्गन हो गया। ये इसका एक प्रिंसिपल बॉडी है जो कि पॉलिसी मेकिंग, कोऑर्डिनेशन, रिव्यू और रिकमेंडेशंस को करती है। बेसिकली हमारा जो काम है यूनाइटेड नेशंस का वो ये भी है कि जितने भी लोग हैं, उन जितने भी गरीब लोग हैं और जितने भी वैसे लोग हैं, उनकी ह्यूमन राइट्स को मेंटेन करें, हंगर मिटाएं, पॉवर्टी हटाएं, तो इतने एनवायरनमेंट को अच्छा बनाएं। तो ये सारे के सारे काम करता है इकोसॉक। सो इसका जो फंक्शन है वो क्या है? सेंट्रल मैकेनिज्म फॉर एक्टिविटीज ऑफ यूएन सिस्टम एंड स्पेशलाइज्ड एजेंसी इन सुपरवाइजिंग सब्सिडरी एंड एक्सपर्ट बॉडीज। जो एक्सपर्ट बॉडी बनाई गई हैं यूनाइटेड नेशंस की, उनको कैसे काम करना है, उनको रिकमेंडेशंस देता है, उन्होंने क्या काम किया है उसको सुपरवाइज करता है। नाउ इसकी मेंबरशिप कितने लोगों की है? तो इसकी मेंबरशिप है 54 मेंबर्स, ठीक है, जो कि इलेक्ट करता है, जो कि 54 मेंबर्स को इलेक्ट करता है जनरल असेंबली, जो कि 3 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। नाउ अगला चौथा ऑर्गन है ट्रस्टीशिप काउंसिल। जो ट्रस्टीशिप काउंसिल ये बनाया गया था इनिशियली, जो 11 ट्रस्ट टेरिटरीज थी उस समय, उनके लिए बनाया गया था। लेकिन आज के टाइम में कोई भी ट्रस्ट टेरिटरी नहीं है। जो लास्ट ट्रस्ट टेरिटरी थी वो थी पलाऊ, जो पैसिफिक ओशन में जो आइलैंड्स हैं पलाऊ, वो ट्रस्ट टेरिटरी थी। लेकिन यहाँ पे प्लेबिसाइट हुआ और ये जो देश है वो इसने यूएसए को एसोसिएट हो गया प्लेबिसाइट के जरिए 1993 में। तो अब कोई भी ट्रस्ट टेरिटरी नहीं है, इसलिए ये एक तरीके से ट्रस्टीशिप काउंसिल रिडंडेंट हो गई है, ठीक है। सो 1994 से कोई भी ट्रस्ट टेरिटरी का जो है वो है ही नहीं, इसलिए इसका फंक्शन रिडंडेंट है। जो पलाऊ में प्लेबिसाइट हुआ था वो 1993 में हुआ था, लेकिन 1994 में पलाऊ जो है वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया था, इसलिए 1994 के बाद ये जो है ट्रस्टीशिप काउंसिल रिडंडेंट हो गया है। अब आगे आते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ये प्रिंसिपल ऑर्गन, जुडिशियल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का। जितने भी जुडिशियल काम है वो करेगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसकी जो सीट है वो है पीस पैलेस हेग। बेसिकली पीस पैलेस हेग, जैसा कि मैंने अभी पहले भी बताया था, ये इकलौता प्रिंसिपल ऑर्गन है जिसका की जो हेडक्वार्टर है वो यूएसए में नहीं है, ये हेग नीदरलैंड्स में है। बाकी सबका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। दिस इज द ओनली प्रिंसिपल ऑर्गन नॉट लोकेटेड इन न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब इसका कॉम्पोजिशन क्या है? सो बेसिकली यहाँ पे 15 जजेस होते हैं, ठीक है, जिसमें कि जो हर 3 साल में 5 जज जो हैं इलेक्ट किए जाते हैं और वो हर 3 साल में रिटायर होते रहते हैं। और एक जज का जो टेन्योर होता है वो होता है 9 साल। समझे? मतलब क्या हुआ कि 15 हैं, ये है 2020 में हो गए पूरे। अब 2023 में इलेक्शन होंगे, इसमें से 5 रिटायर हो जाएंगे और 5 नए आ जाएंगे। फिर ऐसे ही 2026 में इन 15 में से 5 रिटायर हो जाएंगे और 5 नए आ जाएंगे। तो ऐसे चलता है ये। सो बेसिकली कभी भी एट टाइम हम 5 जज इलेक्ट करते हैं हर 3 साल में। एक और कंपलसरी चीज जो आपको याद रखनी है कि कोई भी 9 जज जो 15 जज होंगे, इनमें से कोई भी 2 जज एक देश के नहीं होंगे। एवरी जज मस्ट बी फ्रॉम अ डिफरेंट नेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके फंक्शंस की। तो इसके फंक्शंस क्या हैं कि जो लीगल डिस्प्यूट्स उसको सबमिट हुए हैं, बेसिकली अगर आपने अपने आप को सरेंडर, उसको जुरिस्डिक्शन दे दिया है आईसीजे के थ्रू बाय साइनिंग एनी जुरिस्डिक्शन टू इट, तो हम जो है आईसीजे के पास पावर आ जाएगी। तो कोर्ट जो है लीगल डिस्प्यूट बिटवीन नेशंस को जो है, जो उसे रेफर किए गए हैं, जो उसे सबमिट किए गए हैं, उनको डील करता है। दूसरी चीज याद करने वाली क्या है? ओनली बिटवीन नेशंस, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन्स वहां नहीं जा सकते। पर्सन्स के लिए आईसीजे नहीं है। सो अगर एक कंट्री प्रोसीडिंग्स में पार्ट लेने का इच्छुक नहीं है तो वो वहां पे नहीं जाएगी, आईसीजे के पास नहीं जाएगी। लेकिन अगर कंट्री ने कोर्ट का जुरिस्डिक्शन एक्सेप्ट कर लिया है तो उसे उसका डिसीजन मानना पड़ेगा। अगर उसने एक्सेप्ट नहीं कराए जुरिस्डिक्शन तो उसको उसकी जो डिसीजन है आईसीजे का वो मानने की जरूरत ही नहीं है। अब ये तो हो गया उसका
लीगल डिस्प्यूट्स का पहला जुरिस्डिक्शन। दूसरा जुरिस्डिक्शन क्या है उसका, एडवाइजरी, कि कोई भी जो लीगल इशू है, लीगल क्वेश्चन है, जो उसे यूएन या यूएन के ऑर्गन स्पेशलाइज्ड रेफर करेंगे उसका एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में एडवाइस लेने के लिए, तो बेसिकली आईसीजे अपनी एडवाइस देगा एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। जो छठा और आखिरी ऑर्गन है वो है सेक्रेटरीट। तो सेक्रेटरीट क्या काम करता है, वहां पे एक तो सेक्रेटरी जनरल होता है और उसके अलावा कई और यूएन के मेंबर हैं। तो जो सेक्रेटरी जनरल होता है वो बेसिकली चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है उस ऑर्गेनाइजेशन का, और ये 5 साल के लिए अपॉइंट होता है। कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, और उसका टर्म जो है वो रिन्यूएबल है। और जो ये स्टाफ होता है यूएन स्टाफ, ये डे टू डे वर्क जितना भी यूएन और यूएन के प्रिंसिपल ऑर्गन का सारा काम ये यूएन स्टाफ करता है अंडर सेक्रेटरी जनरल, जो कि चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है। तो हमने क्या 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 पढ़ा अभी, यूएन और यूएन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, अब अगर हमें होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक बटन दबाएं और सब्सक्राइब हमारे चैनल टेस्ट टॉपर को करें, और अगर आपको ये एजुकेशनल लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर लाइक करें। थैंक यू।